एक बात जो हमने यहाँ सीखी, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, कि अपने पैरों से आर्कियोलॉजी कैसे की जाती है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सिर्फ कीचड़ है। नाइल की रेत ये बहुत ही बारीक रेत है। नाइल नदी के किनारे पर आर्कियोलॉजिस्ट एक मंदिर की खोज कर रहे हैं जो उनके ख्याल से तूतनखामन ने रिस्टोर किया था। मुझे पत्थर की बहुत ही मोटी परत महसूस हो रही है। बॉय किंग के राज्य के अवशेष इस गड्ढे के नीचे हो सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में तूतनखामन की टूम है। जब पहली बार तूतनखामन के बेरियल चैम्बर को खोजा गया था तो उसके अंदर ऐसा खजाना मिला था जिसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ एक ऐसे बॉय किंग की मम्मी मिली थी जिसकी जवानी में ही मौत हो गई थी। वो अब तक के सभी फैरोज में सबसे ज्यादा मशहूर है और रहस्यों से भरा हुआ है। आ जाओ, शुरू करते हैं। अब पूरे इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट्स तूतनखामन के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास इतना सोना कहां से आया, वो अपना राजकाज कैसे चलाता था, और जब एक्सपर्ट्स उसकी टूम में पहली बार गए तो क्या किसी बात का पता लगाने से चूक गए? इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल सिर्फ 30 साल की हैं। इनकी एक इजिप्शियन टीम है जो वैली ऑफ द किंग्स में डेटा को डिजिटली स्कैन करके इकट्ठा कर रही है। ये टीम पहले भी तूतनखामन के टूम के चप्पे चप्पे को स्कैन करके डेटा इकट्ठा कर चुकी है। अब आलिया एक बार फिर से अपने मिशन पर जा रही हैं। क्या जवान फैरो के कुछ ऐसे राज हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है? तूतनखामन की टूम को सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में खोजा था। ये सबसे बड़ी खोज थी और अब तक भी सबसे बड़ी खोज है एंशिएंट इजिप्ट की एंटीक्विटीज की। इजिप्टोलॉजिस्ट्स के लिए ये एक बार फिर से उस समय में लौटने जैसा था। वहां मिले थे सोने के बने हुए मुखौटे और कॉफिन्स का खजाना। हार्वर्ड कार्टर ने विस्तार से ये सब डायरी में लिखा था। ऐसा लगता है कि कार्टर काम बंद करने वाले थे और तभी अचानक उन्हें खजाना दिख गया। उनकी डायरी में लिखा है, उसी वक्त पता चल गया कि हम एक नई खोज के बिल्कुल नजदीक हैं। जो हमें देखने को मिला वो किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा था। कार्टर को ऐसी टूम मिली जहां तूतनखामन के सरकोफेगस और ममी और खजानों से भरे हुए कमरे थे। टूम अब बहुत साफ सुथरी है, लेकिन जब कार्टर ने ये जगह खोजी तब इस जगह ढेर सारी चीजें बिखरी हुई थी। यहाँ इस जगह पर तूतनखामन की श्राइन्स थीं और उसमें सरकाफेगस और उसके अंदर मिले कॉफिन्स, और कॉफिन्स के अंदर जो आखिरी चीज थी वो थी ममी। लेकिन कार्टर की जर्नल से एक हैरान कर देने वाली बात भी पता चलती है। शायद वो इस चैम्बर में आने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। टूम के ऊपर से गंदगी हटाते हुए कार्टर ने पाया था कि किसी ने एंट्रेंस पर लगी स्लैब को तोड़ा हुआ था। अंदर कई बातों से पता चला कि कोई आया था। तूतनखामन के कुछ खजाने को तोड़ा, नुकसान पहुंचाया या जमीन पर बिखेरा गया था। लुटेरे जल्दबाजी में रहे होंगे क्योंकि कुछ महंगी चीजें उनसे गिर गईं, जैसे कि एक स्कार्फ में लिपटी हुई सोने की अंगूठियां। कार्टर की खुशकिस्मती थी कि लुटेरे सबसे अनमोल खजाना नहीं ले जा पाए, तूतनखामन का सरकोफेगस और उनका मशहूर डेथ मास्क। कार्टर को जबरदस्त खुशी मिली होगी इस जगह पर ये मास्क देखकर, जो कि सदी की सबसे बड़ी खोज थी। पहली डकैती के कुछ ही समय बाद टूम को फिर से लूटा गया था। इसे फिर से सील और प्रिजर्व किया गया और अंदर अस्त व्यस्त हालत में छोड़ दिया गया, जिसे कार्टर ने 3000 साल बाद खोजा। उन्होंने टूम में खोजबीन की, लेकिन उनके पास वैसे स्कैनिंग इक्विपमेंट नहीं थे जैसे आलिया के पास है। टेक्नोलॉजी से उन चीजों का पता लगाया जा सकता है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ हो सकती हैं। क्या आलिया की हाईटेक स्कैनिंग तूतनखामन के उन रहस्यों को सामने ला सकती है जिनका पता लुटेरे और कार्टर नहीं लगा पाए?
यहाँ गेबेल एल सिलसिला पर ठीक है, इसी तरफ चलो। चलो चलकर छिपे हुए मंदिर का पता लगाते हैं। रुक जाओ। स्वीडिश आर्कियोलॉजिकल मिशन की डायरेक्टर मरिया नीलसन, कम ऑन। मैसा, उनके पति आर्कियोलॉजिस्ट जॉन वॉट और उनका डॉग कार्टर अपनी टीम के साथ नाइल नदी के किनारे पर आए हैं। जल्दी चलो, बहुत काम है। ये नदी किनारे बने एक टेंपल में खोजबीन करने आए हैं जिसे शायद तुतनखामन ने रिस्टोर किया था। चलते रहो दोस्तों। बॉय किंग के बारे में जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं वो उन्हें उनकी टूम से पता चला है, लेकिन इसकी खोज के बाद 100 साल से एक्सपर्ट्स वैली ऑफ द किंग्स के अलावा भी कई जगहों पर खोजबीन कर रहे हैं तूतनखामन की छोटी जिंदगी और शासन के बारे में जानने के लिए। जब तूतनखामन ने राज करना शुरू किया तो उन कामों की तरफ ध्यान लगाया जिन पर उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया था। तो उसे उन सभी बड़े मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करना था जो फैले थे पूरे इजिप्ट में। इस तरफ जाना है। मरिया और जॉन को लगता है कि उन्हें उन्हीं रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में से एक मिल गया है। तूतनखामन के दौर में गेबेल एल सिलसिला में एक बड़ी क्वारी और वर्कफोर्स थी। हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर क्वारीज थी, इसलिए तूतनखामन के शासन की इस जगह पर जोर शोर से काम चल रहा है। मरिया और जॉन को गेबेल एल सिलसिला में श्रमिकों का एक गांव और नाइल नदी के बिल्कुल पास एक मंदिर के अवशेष मिल चुके हैं। ये टेंपल का पिछला हिस्सा है। हमें ग्रिड लाइंस मिल चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि असलियत में दीवारें कहाँ थीं, और वो इसी जगह थी जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। उस जगह पर था प्रोनाउंस, और फाइलन गेट होगा आगे की तरफ जो कि वेस्ट में है। अगर इस मंदिर को तूतनखामन ने रिस्टोर किया था तो क्यों किया था और कौन कौन से भगवानों की यहाँ पूजा होती थी? नए सबूत मिलने से उसके शासन के बारे में ज्यादा जानने में मदद मिलेगी। मरिया और जॉन अपना ध्यान मंदिर में किसी खास काम के लिए बनाए गए गड्ढे पर लगा रहे हैं। ये पूरी जगह ऊंची थी और इसके बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ था, और अंदाजा ये था कि इसके नीचे जरूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि पेड़ को पानी तो चाहिए ही होता है। जब हमने इस जगह पर खुदाई की, हमें तरीके से लगे हुए पत्थर दिखाई दिए जो गोलाई में लगे हुए थे, और अब हमें गड्ढा मिल चुका है। हमें ये नहीं पता कि इसे किस काम के लिए बनाया गया था। जॉन के पास ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इसके अंदर जाकर देखना। पानी का लेवल कम हो रहा है अहमद। लेकिन पहले इन्हें पानी बाहर निकालना होगा। खाली हो जाना चाहिए था, जरूर इसमें कहीं से पानी आ रहा है। परेशानी यह है कि जब हम सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं, पानी फिर से रिसकर इसमें आ जाता है और अपने साथ मिट्टी और कीचड़ भी लेकर आता है, और वो जगह फिर भर जाती है। और परेशानी यह है कि ये लोग पानी और कीचड़ में काम कर रहे हैं, और नीचे काम करना बहुत मुश्किल है। जब गड्ढे में से पंप से पानी निकाला जा रहा था, मरिया को मंदिर के दूसरे हिस्से से एक अर्जेंट कॉल आई। जरा सुनो, मेरे ख्याल से इब्राहिम को फिर से कुछ मिला है। क्या मिला? देखें जरा। इसने फिर कुछ ढूंढ लिया। यहाँ अब बाद में हाय मार्कस। फ्रेंच आर्कियोलॉजी मिशन के डायरेक्टर टॉमस फॉशेर चलो चलते हैं। और अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट जेनिफर गेट्स फॉस्टर तैयार हो तुम? तूतनखामन का एक और सीक्रेट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास इतना सोना कहां से आया? नाइल के आसपास जहां तूतनखामन और पुराने जमाने के ज्यादातर इजिप्शियंस रहते थे, वहां सोने की खदानें नहीं हैं। इसलिए टॉमस और जेनिफर तूतनखामन की टूम से दूर ईस्टर्न डेजर्ट में खोजबीन कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है यहाँ से पता चल जाएगा कि उनके पास इतना सोना कहाँ से आया। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत अहम माना जाता था इजिप्शियन स्टेट्स कॉफर्स को भरने के लिए। लेकिन सॉलिड गोल्ड के डेथ मास्क क्यों बनाए जाते थे? पूरे थ्रोन पर सोने की परत क्यों चढ़ाई जाती थी? कई पीढ़ियां लग जाती थीं इतना सोना निकालने के लिए, उसे प्रोसेस करने के लिए, और फिर आखिर में वो पहुंचता है तूतनखामन की मम्मी पर। जब प्रीस्ट्स ने तूतनखामन को रेस्ट के लिए रखा, तब उन्होंने जिस डेथ मास्क से उसके चेहरे को ढका वो शुद्ध सोने का था, और उसका वजन था 9 किलोग्राम से ज्यादा।
फिर उसकी मम्मी को 3 सुंदर गोल्डन कॉफिन्स में रखा गया। फिर उसको एक